नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HIMSR। किसान भाइयों, खरीफ में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है और धान एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए हमें इसमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। और मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि 9-10 बातें ऐसी हैं जो काफ़ी बारीक हैं और जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, कीट और बीमारियों का आक्रमण भी कम होगा और पैदावार भी अच्छी आएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि खेत की लेवलिंग ज़रूर इंश्योर करें। खेत की लेवलिंग जब नहीं होती है तो उसमें जब हम पाड़े काटते हैं तो एक साइड में जैसे पानी ज़्यादा भर जाता है, तो उसमें जब पाड़े काटते हैं तो गारा भी नरम रहती है और जब पौधे लगाते हैं तो उसमें पौधे डूब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। और जहाँ ऊंचा होता है वहाँ पानी कम ठहर पाता है, तो वहाँ पर भी पौधों की जो बढ़वार है वो प्रभावित होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप लगाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको नर्सरी चाहिए होती है पौध का। कई किसान भाई क्या करते हैं कि धान की पौध में 5-6 दिन पहले यूरिया का छिड़काव कर देते हैं ताकि उसका रंग अच्छा हो जाए। या कुछ किसान ऐसे होते हैं, जो बड़े किसान जो धान की नर्सरी बेचते हैं, वो अपनी नर्सरी को अच्छी दिखाने के लिए उसमें यूरिया ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। और विशेष तौर पे जब आपको उखाड़नी होती है लगाने के लिए, तो उस टाइम पे जो नर्सरी का कलर है, जो रंग है, उसका ज़्यादा हरा नहीं होना चाहिए और पौधे में या पत्ते में ज़्यादा नरमाई नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब इस मौसम में गर्मी ज़्यादा चल रही है, तो जब आप ऐसी पौध को खेत में जाकर के लगाते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगता है, यानी कि एक झटका लगता है। जब आप तुरंत उस पौध को लगाते हैं और उसमें पौध में ज़्यादा जान नहीं होती है, पत्ता नरम होता है, उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, सकुलेंसी ज़्यादा होती है, तो ऐसी पौध जाते ही ज़्यादा गर्मी में एकदम से सूखने की संभावना रहती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये ट्रांसप्लांटिंग शॉक तब भी और भी ज़्यादा लगता है जब हमारे खेत में या ट्यूबवेल के पानी में नमक हो। और हरियाणा के अधिकतर लगभग 3/4 जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, ट्यूबवेल के पानी, उनमें नमक की मात्रा रहती है। तो ये ट्रांसप्लांटिंग शॉक उसमें और भी ज़्यादा लगता है। और ये जब ऐसी ज़मीनों में 7-8 दिन जब आप उसमें फुटाव शुरू होने में लगते हैं, लेकिन किसान भाई सोचते हैं कि इसमें कोई हमारा कीड़ा या बीमारी या दीमक का प्रकोप हो सकता है, और वो इसी टाइम के अंदर पहले 7-8-10 दिन के अंदर ही 2000-3000 की कम से कम दवाइयाँ उसमें डालने लग जाते हैं। 3-3, 4-4 दवाइयाँ डाल देते हैं, जिसकी कतई ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा ये है कि जब रोपाई करते हैं तो उसमें जो पौध की रोपाई की गहराई है वो 1 इंच से ज़्यादा ना करें। इसके बारे में पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिटेल से बताया गया था, क्योंकि ये शुरू में जो 20-25 दिन या 15-20 दिन होते हैं तो उसमें जो भी शिकायतें आती हैं वो गहरी रोपाई की ही आती हैं। जब पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो उसमें फुटाव शुरू नहीं होता है, क्योंकि वो पौध गहरी लग जाती है और फिर गलने लग जाती है वो। और इसके जब 10-15 दिन तक हमारी फुटाव शुरू नहीं होता है तो किसान उसमें तरह तरह के दवाइयाँ उसमें डालने लग जाते हैं, खर्चा करने लग जाते हैं, जबकि उसकी कतई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया गया है। 5वां पॉइंट है कि जिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हमारी ज़मीनों में जिंक की कमी रहती है। और विशेष तौर पे जहाँ भी नमक आ जाते हैं मिट्टी में या ट्यूबवेल के पानी में, तो डबल मात्रा तक भी जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगर 21% का जिंक सल्फेट हमारे पास है तो 10 किलो, और अगर नमक है तो 15-20 किलो तक भी अप्लाई करने की सिफारिश की जाती है। और अगर 33% है तो लगभग 6.5 किलो प्रति एकड़, और अगर नमक है तो उसकी 12-13 किलो तक प्रति एकड़ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है इसमें जिंक की अवेलेबिलिटी है खेत में वैसे ही कम हो जाती है। और अगर पानी में या मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक है तो जिंक की अवेलेबिलिटी या उपलब्धि और भी कम हो जाती है और इसकी हमें स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। तो शुरू में ही जिंक सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें। छठा पॉइंट है कि जब हम लगा देते हैं तो शुरू के कुछ टाइम होने के बाद, जैसे 15-20 दिन के बाद या महीना के बाद,
एक डोलियों से, जो डोलियों पे घास होता है, एक बीमारी फैलने लग जाती है, उसका नाम है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट काफी आने लग गई है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे की नीचे तना होता है उसके ऊपर पत्ते की पकड़ होती है, जो तो उसके ऊपर जो ब्लेड होता है उसका, और उसके नीचे जो पकड़ होती है, तो ब्लेड के ऊपर भी और नीचे वाले पोर्शन पे भी बड़े बड़े दाग बनने लग जाते हैं, सफेद सफेद, जैसे सांप की कांचड़ी होती है उस तरह के दाग बनने लग जाते हैं। और ये बीमारी आमतौर पे जो डोलियों के ऊपर चारों तरफ खेत के जो घास होता है सबसे पहले वहां फैलनी शुरू होती है और वहां से खेत में एंटर करती है। तो अपनी डोलियों को भी साफ रखें आप। 7वां पॉइंट है कि गैप फिलिंग करें। विशेष तौर पे अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा है तो वहां पौधे मरने की संभावना हो जाती है, और उसमें क्योंकि पौधे अगर हम कम रह जाते हैं हमारे, तो उसमें समस्याएं आने लग जाती हैं। अब 8वां पॉइंट यही मैं बताऊंगा कि आपको कितने पौधे हमारे खेत में लगने चाहिए। 30 से 35 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप देख लें, एक बार अंदाजा लगा लें, और जो मजदूर होते हैं लगाने वाले उसी अनुपात में खेत में लगाते रहें। एक चीज का ध्यान रखें कि कई बार मजदूर क्या करते हैं कि जब आप खेत पे खड़े होते हैं डोल के पास जा करके, तो खेत के चारों तरफ तो पौधे ठीक लगाते हैं, लेकिन खेत के अंदर जो केंद्र की तरफ जाते हैं या डोल से दूर हटते चले जाते हैं तो पौधे कम लगाने शुरू कर देते हैं तक, और उनका आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि अगर पौधों की संख्या कम होती है तो उसमें पौधों का फुटाव देर तक चलता रहता है, और उस फुटाव देर तक चलने की वजह से क्योंकि स्पेस ज्यादा मिल जाता है पौधे को, और धान का ऐसा पौधा है कि जितना स्पेस मिलता चला जाएगा उसको, जगह साइड में खाली मिलती चली जाएगी, उसमें फुटाव भी बढ़ता चला जाता है। और अगर आप उसमें खाद वगैरह की मात्रा पूरी रखते हैं तो फुटाव ये चलता रहता है और देर तक चलता है। इसका नुकसान क्या होता है कि इसका जो फुटाव है एक सार नहीं होता। दूसरा, जो बालियां होती हैं उसमें जो दाने होते हैं वो एक सार नहीं पकते हैं। जो बीच की जो डालियां होती हैं पौधे की, जो मेन डालियां होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं, और जो साइड की डालियां जो देर से फुटाव में आती हैं उनमें दाने हरे रह जाते हैं। और जब हार्वेस्ट करते हैं, आप कटाई करते हैं, तो आपके जो धान की उपज है उसमें हरे दाने आ जाते हैं, और हरे दाने की वजह से उसमें जो मार्केट में जाकर के आपको रेट कम मिलने की संभावना हो जाती है, और उसको सुखाने के लिए भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर फसल पत्तों में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो उससे क्या होता है कि कीट और बीमारियों के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे भी बचने के लिए हमें पौधों की संख्या कोशिश करनी चाहिए कि 30 से कम बिल्कुल ना लगने दें, और 30 से 35 अगर प्रति वर्ग मीटर हम पौधों की संख्या रखते हैं तो हमारी फसल की बढ़वार और प्रोडक्शन अच्छी होती है। इसके बाद आता है कि 9वां पॉइंट, कि हो सके तो आपके पास पौध की कमी ना हो तो एक पौध की बजाय कहीं कहीं 2 सीडलिंग भी लगाएं पर हिल। 2 पौधे एक जगह आप लगाएंगे और पौधों की संख्या अगर पूरी रखेंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप 7 से 8 दिन पहले आपकी फसल की पकाई हो जाएगी। अगर पौधे की संख्या कम है खेत में और उसमें सीडलिंग भी पूरी नहीं लगी हुई है, पौध पूरी नहीं लगी हुई है, तो उसमें फुटाव देर तक चलता रहता है और पत्ता हरा रहता है। उसकी कटाई भी आपकी 7-8 दिन लेट हो जाती है। और अगर आप पौधों की संख्या पूरी रखते हैं और कहीं कहीं पर आप एक पौधा, जहाँ पौध कमजोर होती है वहाँ एक की बजाय 2-2 लगा देते हैं, तो उसका जो पका हुआ फसल की वो भी लगभग 7-8 दिन पहले हो जाती है, और उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। क्योंकि ऐसी फसल में जब एक सार उभर के आती है तो उसका जो रंग होता है कुदरती थोड़ा हल्का रहता है, लाइट रहता है, पीलकपन की तरफ रहता है, जिसमें कीड़े और बीमारियों का कम प्रकोप होता है, और 1 हफ्ता पहले लगभग उसकी पकाई भी हो जाती है। इसके अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, 9वां पॉइंट जो है वो एज ऑफ सीडलिंग, कि जो आप पौध खेत में लगाते हैं उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए। देखिए, इसका मोटा सा सिद्धांत है कि अगर आपकी जो किस्म आपने सेलेक्ट की है उस किस्म का कितना समय लेती है, ड्यूरेशन कितना है। अगर वो जैसे पूसा बासमती 1509 है या PR 126 है जो पंजाब की वैरायटी है, ये रोपाई के बाद लगभग 90 दिन लेती हैं, और जो 120 दिन हो गए टोटल, 30 दिन का नर्सरी में लगा लेते हैं हम और 90 दिन खेत का लगाते हैं, तो ये इनका ड्यूरेशन लगभग 120 दिन का होता है, बीज से बीज तक, यानी कि बिजाई से और पकाई तक। अगर इसका ड्यूरेशन कम है,
जैसे कुछ वैरायटीज ऐसी भी आ गई हैं जिनका ड्यूरेशन 120 दिन से भी कम होता है। तो आप अगर जैसे 115-120 दिन का होता है तो कोशिश ये करें कि आपकी जो पौध है उसकी आयु 20 से 25 दिन की ही हो और 30 दिन से ज़्यादा कतई ना हो। तो जितनी पौध की आयु बढ़ती चली जाएगी, आप बाहर से कई बार क्या होता है कि आपके पास पौध नहीं होती, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, एकदम जो सीजन आ जाता है सब लगाने लग जाते हैं, तो उसमें आप खरीद के ले आते हैं, तो वहां से आपको पता नहीं होता है कि ये जो पौध आप खरीद रहे हैं इसकी उम्र कितनी है। अगर आपने पुरानी पौध ले ली है, मान लो 30 दिन से ज्यादा की पौध आपने खरीद ली है, तो उसमें आपका फुटाव कम रहेगा और उसमें बालियां जल्दी आने लग जाएंगी, निसरने लग जाएगी वो, तो उसमें आपका इस पैदावार में भी कमी आती चली जाएगी। तो एज ऑफ सीडलिंग का ध्यान रखें कि 20 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक की जो पौध की उम्र है उसका ही प्रयोग करें। इसके बाद जब आप लगा देते हैं तो लगाने के साथ क्या है कि कई स्थान ऐसे हैं विशेष तौर पे जहां नमक होते हैं, वहां पर तना गलन की बीमारी आ जाती है। तना गलन की वजह से जो आपकी जो फसल है लास्ट में जा करके वो गिर जाती है, उसका तना गलने लग जाता है नमक ज़्यादा होने के कारण, और जब थोड़ी सी हवा आती है तो उसमें आपकी फसल गिरने लग जाती है, जिसको उकासा या उगाड़ा भी कह देते हैं। तो इसमें क्या करें आप, एक प्राकृतिक खेती में एक बड़ा अच्छा इलाज है इसका। प्राकृतिक खेती में जो जीवामृत अप्लाई किया जाता है, जो हर पानी के साथ महीने में 1 से 2 बार प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर जो हम देते हैं, इसमें गौमूत्र भी होता है। तो इसको अगर हम महीने में 1 से 2 बार प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी जो तना गलन की बीमारी है उसकी समस्या बहुत कम होने की संभावना हो जाएगी। और अगर मान लो आपके पास जीवामृत नहीं है तो आप गौमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा है अगर जीवामृत का प्रयोग करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप गौमूत्र को संभाल के रखें, क्योंकि गौमूत्र गोबर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें ताकत ज़्यादा होती है और ज़्यादा काम करता है, खास तौर पे कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करने में। तो 30 से 50 लीटर पानी के साथ, सिंचाई के साथ आप गौमूत्र, विशेष तौर पे कोई भी फसल की बिजाई करते हैं तो बिजाई करने से पहले जब आप पानी देते हैं खेत में तो उसमें जीवामृत या 30 से 50 लीटर गौमूत्र प्रति एकड़ का उसमें प्रयोग करेंगे, तो जो भी मिट्टी जनित बीमारियां हैं आपकी उनका एक कंट्रोल हो जाएगा। या तना जनित, जैसे आपकी तना गलन हो जाती है, विल्ट जैसी बीमारियां आ जाती हैं, जड़ गलने लग जाती है, बीज गलने लग जाता है, जमाव के टाइम पे डैम्पिंग ऑफ होती है, आपकी पौध गलने लग जाती है। तो इसमें सब में जो जीवामृत है और ये जो आपका गौमूत्र है दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर फिर भी कोई कीड़ा और बीमारी आते हैं तो इसमें आप प्राकृतिक खेती के अंदर विशेष तौर पे आप जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निस्त्र और 10 प्राणी अर्क जैसे जो प्राकृतिक बायो फार्मुलेशन इनका प्रयोग कर सकते हैं, और आपको किसी भी जो प्रकोप है वो बहुत कम हो जाएगा, उसका नुकसान होने की संभावना भी कम हो जाएंगी और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और आपकी बढ़वार भी अच्छी होगी और कीड़े और बीमारियों का आक्रमण भी कम होगा और आपकी जो ज़मीन है उसमें एक जो अक्षमता है, जो एक रेजिस्टेंस पावर है, एक जो डिजीज सुप्रेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और आप अच्छी फसल ले पाएंगे। धन्यवाद। तो ये जो मैंने 9-10 बातें आपको बताई हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी, मैं कहता हूँ, काफ़ी हद तक समस्याएं दूर हो जाएंगी और समस्याएं आएंगी भी कम, और इस तरह से आप अच्छी फसल लेने में कामयाब हो सकेंगे। धन्यवाद।